दोस्तों यूं तो इस दुनिया के इतिहास में कई एम्पायर हुए हैं, जिनमें से कुछ अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए जाने गए, तो कुछ अपने व्यापार के लिए, तो कुछ अपने यहाँ के अजीब इतिहास के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एम्पायर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इतना अमीर था कि वो दूसरे राज्यों को धन और सोना चांदी दिया करता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं माली साम्राज्य की, जिसके पास इतना धन था कि आज के सभी बिलियनियर्स को भी मिला दिया जाए तो भी वो उसकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। तो आइए आज आपको ले चलते हैं इतिहास के सबसे अमीर साम्राज्य माली साम्राज्य के सफर पर। दोस्तों 13वीं से 17वीं शताब्दी तक वेस्ट अफ्रीका द ग्रेट माली एम्पायर का घर था। राजा सुंदियाता कीता द्वारा स्थापित इस राज्य ने ऊपरी नाइजर नदी के पास कई छोटे मालिन के राज्यों को एकजुट किया। दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज ना हो तो आपको बता दें कि मालिन एक जनजाति थी, जबकि माली एक पूरा साम्राज्य था। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, शाही सेना द्वारा संरक्षित और व्यापार मार्गों के बीच में होने वाले लाभ उठाते हुए माली साम्राज्य ने 4 शताब्दियों के दौरान अपने क्षेत्र में बेजोड़ विकास किया। ये विकास प्रभाव और संस्कृति के रूप में था। सोने की धूल और नमक के भंडार की प्रचुरता ने साम्राज्य की वाणिज्यिक संपत्तियों का विस्तार करने में मदद की, क्योंकि माली साम्राज्य अपने सोने और नमक के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय माली साम्राज्य के पास इतना सोना था कि अगर आज की पूरी दुनिया में मौजूद सोने को भी मिला दें, तब भी उनके पास मौजूद सोने का आधा भी नहीं होगा। दोस्तों माली में टिम्बकटू नामक एक शहर शामिल हुआ करता था, जिसे ज्ञान के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था। एक समय पर टिम्बकटू शहर ही माली एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। एक समय पर माली इस्लामी आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुआ, लेकिन इससे पहले यह खराब नेतृत्व साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में अंतिम गिरावट का कारण बना। प्राचीन घाना के बाद के कंगाबा के मालिंके के निवासियों ने सोने के व्यापार में बिचौलियों का काम किया, लेकिन सुख प्रमुख सुमन गुरु के कठोर लेकिन अप्रभावी शासन के प्रति उनकी नापसंदगी ने मालिंके जनजाति को विद्रोह के लिए उकसाया और 1230 में कंगाबा के भगोड़े शासक के भाई सुंदियाता ने सुसु प्रमुख के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की। बता दें कि कंगाबा एक जगह थी और इसी समय माली ने कंगाबा को अपने राज्य में समाहित कर लिया और इसी समय माली साम्राज्य की स्थापना हुई। माली साम्राज्य की स्थापना 1230 में एक प्रसिद्ध योद्धा राजा सुंदियाता ने की थी, जो मनसा मूसा के परदादा थे। दोस्तों यहाँ अभी हमने एक नाम लिया, मनसा मूसा। ये वही इंसान है जिसकी तरह अमीर इंसान आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। आज के एलन मस्क, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट जैसे लोगों की दौलत भी मिला दी जाए तो उसकी दौलत के आगे कुछ नहीं। माली साम्राज्य अपनी बेशुमार दौलत, अपनी अचल संपत्ति और अपने साम्राज्य के राजाओं के बड़े बड़े राजसी शौकों के लिए जाना जाता था, और ये सारी दौलत उन्हें मुख्य रूप से व्यापार से प्राप्त होती थी। माली साम्राज्य राजा सुंदियाता के राज में खूब फला फूला। सुंदियाता ने माली साम्राज्य को खूब पैसा और जमीन जीत कर दी। वो एक न्यायपरायण राजा थे। सुंदियाता वैसे तो इस्लाम के जरूर थे, लेकिन वो हर एक धर्म का सम्मान करते थे। सुंदियाता ने माली साम्राज्य के लिए काफी मेहनत की और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके 1255 में आखिरी सांस ली। उसके बाद सुंदियाता के भाई फागा लाए ने इस राज्य की बागडोर संभाली। फागा माली साम्राज्य के सबसे अय्याश राजाओं में से एक था। वो दिन भर अपनी अय्याशियों में डूबा रहता था। वो जब सुबह उठता तो उसे उठाने के लिए 15 लड़कियों की जरूरत होती थी, क्योंकि उसकी सुबह महिलाओं के स्तनों को देखकर होती थी और रात उन पर मुंह लगाकर। लेकिन जब उसे सुबह उठाने के लिए कम लड़कियां आती थी तो वो चलने के काबिल भी नहीं बचता था, क्योंकि वो अकेला ही उन सब पर हावी हो जाता था। इसलिए उसे एक बार में 15 लड़कियां लगती थी। जब उसके लिए नई लड़कियों का इंतजाम नहीं हो पाता था तो वो महल की ही दासियों को उठवा लेता था और फिर जहां मर्जी वो उनके साथ खेलता था। महल के बगीचे से लेकर रसोई गृह तक और कक्ष से लेकर दरबार तक शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां उसने लड़कियों के साथ ना खेला हो। दोस्तों फागा लाए का एक बेटा भी था जिसका नाम था मनसा मूसा, और जब फागा ये सारी हरकतें करता था तो उस समय मनसा मूसा भी अपने पिता की ये सारी हरकतें देखा करता था। उस समय मनसा मूसा की उम्र महज 14 साल ही थी। 14 साल की उम्र तक उसे इतना समझ आ चुका था कि ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके पिता करते हैं वो तरीका बहुत गलत है। मनसा मूसा के पिता फागा लाए ने अपनी जिंदगी में इतनी अय्याशी की थी कि वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, और कुछ ही सालों के बाद फागा इस काबिल भी नहीं बचे कि वो अपने साम्राज्य के निर्णय ले सके।
और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब कोई भी विरासत कमजोर पड़ती है तो उसका फायदा आसपास की रियासत वाले जरूर उठाते हैं। और फागा के पिता यानी कि सुंदियाता के आसपास की रियासतों में शायद ही कोई ऐसी रियासत बची हो जिसको वो फतह ना कर पाए हो, जिस वजह से आसपास के राजा घात लगाए बैठे थे कि कब माली साम्राज्य कमजोर पड़े और वो उस पर अपना शासन कर पाए। जब फागा निर्णय लेने लायक नहीं बचे तो माली साम्राज्य की बागडोर संभाली मंसा मूसा ने, जो कि आगे चलकर माली साम्राज्य को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने वाले थे। मूसा के शासनकाल में माली अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गया। उसने मध्य नाइजर की भूमि पर नियंत्रण किया, टिम्बकटू और गांव के व्यापारिक शहरों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और दक्षिण सहारा के शहरों जैसे वाल्टा और उत्तर में नमक भंडार के तगाजा क्षेत्र पर अपना शासन लागू किया। उसने अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं को होसा लोगों तक बढ़ाया और पश्चिम में उसने तकरूर और फुलानी और तुकुलोर लोगों की भूमि पर आक्रमण किया। दोस्तों 14वीं शताब्दी तक माली के मुस्लिम व्यापारियों को दूला या वंगारा कहा जाने लगा, जो पूरे वेस्ट अफ्रीका में एक्टिव हो चुके थे। दोस्तों मंसा मूसा एक गंभीर विचारों वाला व्यक्ति था। लोगों ने ना ही कभी उसे ज्यादा हंसते हुए देखा था और ना ही कभी रोते हुए। उसके इस तरह के व्यवहार के पीछे क्या कारण था ये किसी को नहीं पता। उसके महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की सारी चीजें उसके महल में थी। मंसा मूसा ने एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो अपनी सीमा और समृद्धि के लिए उल्लेखनीय था। उन्होंने टिम्बकटू में एक महान मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन उन्हें मध्य पूर्व और यूरोप में 1324 में की गई मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा की भव्यता के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। मंसा मूसा, जो अपने वंश के संस्थापक सुंदियाता के पोते थे, वो 1307 में गद्दी पर बैठे। अपने शासनकाल के 17वें साल यानी कि 1324 में वो मक्का की अपनी प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा पर निकले। ये वो तीर्थ यात्रा थी जिसने दुनिया को माली की अपार संपदा से परिचित कराया। काहिरा और मक्का ने शाही शख्सियत का स्वागत किया, जिसका शानदार जुलूस अरब इतिहासकारों द्वारा इस्तेमाल की गई अतिशोक्तियों में शामिल था। ये जुलूस इतना बड़ा था कि ऊपरी नाइजर नदी से अपनी राजधानी नियानी से वलाटा, मॉरिटानिया और तुआट, जो कि अब अल्जीरिया में है, वहां तक फैला हुआ था। काहिरा जाने से पहले मंसा मूसा के साथ 60,000 आदमियों का एक प्रभावशाली कारवा था, जिसमें 12,000 गुलामों का एक निजी दल भी शामिल था, जो सभी ब्रोकेड और फारसी रेशम से बने कपड़े पहने हुए थे। सम्राट मूसा खुद घोड़े पर सवार थे और उनके ठीक आगे 500 गुलाम थे, जिनमें से प्रत्येक के पास सोने से सजी एक छड़ी थी। इसके अलावा मंसा मूसा के पास 80 ऊंटों की एक समान गाड़ी थी, जिनमें से प्रत्येक पर 300 पाउंड सोना लदा हुआ था। मंसा मूसा की असाधारण उदारता और धर्मपरायणता, साथ ही उनके अनुयायियों के शानदार कपड़े और आदर्श व्यवहार सबसे अनुकूल प्रभाव पैदा करने में बिल्कुल भी विफल नहीं रहे। जिस काहिरा में मंसा मूसा ने दौरा किया, उस पर सबसे महान मामलुक सुल्तानों में से एक अल मालिक का शासन था। कहते हैं कि अफ्रीकी राजाओं में सबसे पहले मंसा मूसा ने ही इतनी भव्य तरीके से मक्का की यात्रा की थी। इसमें 48,000 आम और खास लोग थे, जिसमें से हर एक ने रेशम का चोगा पहना हुआ था। बीच में माली का राजा चल रहा था, यानी कि मंसा मूसा, और उसके साथ चल रहे थे 12,000 गुलाम। इनके अलावा इस कारवा में ऊंटों का एक जत्था भी शामिल था, जिनके ऊपर सोने के ढेर रखे हुए थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सोने को लेकर वो हज पर क्यों गए, तो आपको बता दें कि जिस समय मूसा अपने शहर से निकला और जहां जहां से निकलता गया, लोग उसे पहचानते गए, क्योंकि जहां से वो गुजरता वहां सोना बांटते हुए चलता। इतिहासकार बताते हैं कि वो हर एक हफ्ते में एक मस्जिद का निर्माण करवाता था। उसके पास अथाह पैसा था और सोना तो इतना जितना किसी के पास हो सकता था। इतिहासकार इब्ने फदल्लाह अल उमारी के अनुसार दौलत का ऐसा प्रदर्शन पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी ऐसी शान शौकत देखकर उस समय जब मूसा इजिप्ट पहुंचा तो काहिरो का सुल्तान उससे मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन मंसा मूसा बार बार इनकार करते रहे। आखिर में सुल्तान के नुमाइंदे को इस इनकार की वजह समझ आई। दरअसल सुल्तान से मुलाकात का नियम था कि उसके सामने झुककर सुल्तान के हाथ को चूमना पड़ता था। नुमाइंदे ने मूसा की खूब लानत मलानत की, यानी कि उसे खूब मनाया कि वो काहिरो के राजा से मिले। लेकिन जब वो नुमाइंदा नहीं माना तो अंत में मूसा ने जवाब दिया और कहा, मैं सिर्फ मक्का जाने आया हूँ, किसी से मुलाकात करने नहीं। कहते हैं मूसा ने काहिरो में इतना सोना बांटा कि पूरा शहर सोने से भर गया। और दोस्तों आज की तरह उस समय भी सोना अमूल्य धातु थी, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसने काहिरो के लोगों को मालामाल कर दिया, लेकिन इससे एक दिक्कत भी खड़ी हुई।
दरअसल दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि अचानक मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाए और रिसोर्स उतने ही रहे तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है। मूसा ने कायरो में इतना सोना बांटा कि कायरो में महंगाई रातों रात आसमान तक पहुंच गई और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आने में 12 साल लग गए। मूसा ने लगभग 25 सालों तक माली साम्राज्य पर राज किया। उसकी मौत कब हुई इस चीज को लेकर आज भी विवाद है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मौत शायद 1337 के आसपास हुई होगी। इतनी कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि मनसा मूसा के पास आखिर दौलत कितनी थी। तो आपको बता दें कि मूसा के बारे में अरबी स्त्रोतों में जो लिखा है उनके अनुसार हज की यात्रा पर मूसा अपने साथ कुल 18 टन सोना लेकर गया था, जिसकी वर्तमान में कीमत लगभग 975 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 8000 करोड़ रुपए होती है। लोगों की अमीरी का ब्यौरा देने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार मूसा के पास 800 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। मनसा मूसा के शासन में टिम्बकटू एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर बन गया, जिसके तार मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के सभी अन्य महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों से जुड़े हुए थे। व्यापार और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ साथ उसने शिक्षा और कला को भी प्रोत्साहन दिया। 1337 के आसपास मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उसका भाई सुलेमान राजगद्दी पर बैठा। सुलेमान ने भी अपने व्यापारिक रिश्ते बचाए रखने की काफी कोशिश की और काफी हद तक बचाए भी रखे, लेकिन वो इस राज्य को इतनी कुशलता के साथ नहीं चला सका जितनी कुशलता से मूसा ने चलाया था। मूसा का भाई सुलेमान 14वीं शताब्दी के मध्य में माली साम्राज्य का शासक था। सुलेमान को माली साम्राज्य का आखिरी महान शासक माना जाता है, लेकिन 1359 में हुई उसकी मृत्यु के बाद गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि जो भी नए राजा बनते थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटते, काम उनसे होता ही नहीं था, जिसके चलते ये साम्राज्य अफ्रीका के आसपास घटते प्रभाव का शिकार हो गया, क्योंकि मनसा मूसा जैसी समझ उसके बाद आए किसी भी राजा के पास नहीं थी। टिम्बकटू के अलावा अन्य व्यापार केंद्र विकसित हुए, जिससे माली के आसपास की व्यापारिक संपदा को नुकसान पहुंचा, जो कभी इतनी स्वतंत्रता और विशाल रूप से फैली हुई थी कि 24 घंटे वहां पर व्यापार होता था। और खराब नेतृत्व ने राजा को गृह युद्ध के रास्ते पर डाल दिया। 15वीं शताब्दी के अंत तक पास ही के सोंगहे साम्राज्य ने माली साम्राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे कभी गर्वित माली साम्राज्य का बहुत कम हिस्सा बचा। 17वीं शताब्दी तक मोरक्को साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इतिहास का सबसे अमीर कहे जाने वाला माली साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए वजूद से चला गया। और आज का माली कैसा है ये देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जो साम्राज्य किसी समय तक दूसरे देशों को मुफ्त में सोना चांदी और हीरे जवाहरात दिया करता था, वो साम्राज्य आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। तो दोस्तों ये है इतिहास के सबसे अमीर और खुशहाल साम्राज्य माली के ऊपर हमारी आज की पेशकश। वैसे माली साम्राज्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।